सो गुड। सो एट दिस पॉइंट मैं मतलब एक इनवाइट करते हैं, अगर किसी के अभी तक के कोई क्वेश्चंस हों या कोई क्लैरिफिकेशंस हों या कोई ऐसे इश्यूज हों जो अभी तक जो डिस्कशन हुआ है उससे रिलेटेड हो, तो हम अभी कर सकते हैं 5 मिनट, जब तक बाकी लोग आ रहे हैं। वो देना। हेलो हेलो। जो सब सम्ड हुआ है एक्ट सर, उसका इंटेंशन क्या था कि इन्हीं एक्ट को सब सम्ड किया जाए, और भी एक्ट जो एक्ट होगा वो शायद हमें पता भी नहीं हो, जिसमें आना चाहिए था बट आया नहीं, तो इंटेंशन क्या था? जैसे बाकी चीज़ भी इंटेंशन आपने बताया, तो इसका इंटेंशन क्या था? बिल्कुल ठीक। तो फ्रेंड्स, इनका क्वेश्चन है कि भाई ये जो जितने एक्ट सबस्यूम्ड हुए हैं जीएसटी में, बेसिक फिलॉसफी बिहाइंड दिस क्या थी? तो सर बेसिक फिलॉसफी बिहाइंड दिस बड़ी सिंपल थी कि जो टैक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं वो, प्लस जिनकी नेचर इनडायरेक्ट टैक्स की है वो, इन दोनों टैक्सेस को मिला के, इन दोनों फिलॉसफीज पे जो भी टैक्सेस लगते हों वो हम यहां लेके आएंगे। कोई टैक्स ऐसा ना रह जाए जो गुड्स पे या सर्विसेज पे लगता है और यहां ना आए। बहुत सारे गवर्नमेंट में डेलिब्रेशंस हुए थे इस बात पे। स्टेट्स वाले कह रहे थे कि यार इंटरटेनमेंट टैक्स को क्यों डाल रहे हो भाई, इंटरटेनमेंट टैक्स तो कोई गुड्स भी नहीं है, और वो कहते हैं ये सर्विस भी नहीं है। बोला अगर सर्विस होती तो आप इस पे टैक्स लगा देते। भाई सेंटर से कह रहे हैं अगर सर्विस होती तो आप टैक्स लगा देते। बट उनको ये कहा गया कि भाई सर्विसेज पे जो हम टैक्स लगाते हैं, और इंटरटेनमेंट सर्विसेज हमारा डोमेन था, हम टैक्स लगाते हैं, उसको एक्सक्लूड कर दिया था इंटरटेनमेंट को, जिसको आपको राइट था, स्टेट लिस्ट में था, आप टैक्स लगाते हैं। जब हम सर्विसेज दे रहे हैं तो आप ये भी दे दो। आइडिया इज बेसिकली टू टैक्स ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, और जिनकी प्रीडोमिनेंट नेचर इनडायरेक्ट टैक्सेशन की है। तो ये एक इसका एक वो था लॉजिक। और किसी का मतलब कोई क्लैरिफिकेशन, कोई क्वेश्चन अभी तक जो डिस्कशन हुआ है? यस बिल्कुल। उसका उसका इस एक्ट से मतलब जीएसटी एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब उसका सेसेस वगैरह वहां से हटाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने ये डिसाइड किया है कि सेसेस हम हटा देंगे, लेकिन एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एजुकेशन सेस वो कस्टम एक्ट में जाके लगे हैं, तो जीएसटी से कोई लेना देनी है। जीएसटी में कोई सेसेस नहीं होंगे। अभी कह रहे हैं ये लोग कि जीएसटी में कोई सेसेस नहीं होंगे, लेकिन एक सेस का राइट तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ले ही लिया है। एक सेस का राइट तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ले ही लिया है, दैट इज दे कॉल्ड है कंपनसेशन सेस। सेंटर के पास स्टेट के पास कहां से होगी सेस की? ये जो सेस जीएसटी का सेस है वो सेंटर के पास पावर है। उसका ऑब्जेक्टिव प्रीडोमिनेंटली ये है कि भाई जो स्टेट्स को लॉस होगा उसको कंपनसेट करना है किसने? सेंटर ने। अब सेंटर कोई अपने पास से कहीं कोई गड्ढा खोद के तो पैसे लाएगा नहीं। मतलब अगर सेंटर कहीं कोई टैक्स को कंपनसेट करेगा स्टेट्स को, तो वो उसके पास और तो कोई सोर्स है नहीं अदर देन दिस टैक्स। तो उन्होंने कहा कि भाई हम एक सेस लगाएंगे। पहले उन्होंने जब ओरिजिनल बिल आया था, ओरिजिनल बिल में उन्होंने एक 1% सेंट्रल लेवी की बात की थी कि 2 साल तक हम एक 1% सीएसटी को फेज आउट करके एक 1% एक सेंटर एक टैक्स लगाएगा जो 2 साल तक रहेगा। उनको ये आइडिया था कि 2 साल में शायद ये प्रॉब्लम कंपनसेशन की खत्म हो जाएंगी। तो उन्होंने प्राइमरीली ये एस्टिमेट किया है कि तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का कंपनसेशन स्टेट्स को पे करना पड़ेगा बाई सेंटर टू दी वेरियस स्टेट्स। ये उन्होंने एवरी ईयर 50,000 करोड़ एवरी ईयर। तो उसके लिए उन्होंने ये प्रावधान किया है कि भाई वो 1% के लिए स्टेट्स एग्री नहीं हुए, और लोगों ने भी कहा कि भैया फिर क्या बात हुई, फिर तो वन मार्केट क्रिएट ही नहीं हुई। अब आपने 2 साल के लिए लगाया है, आप इसको बढ़ा दोगे अगले साल, जैसे आदत रही है ना लॉ में, 1 साल और बढ़ गया, 1 साल और बढ़ गया। तो सेस के लिए जो 1% एडिशनल टैक्स की जो बात हुई थी,
उसके लिए यूनिफॉर्मिटी कंसेंसस नहीं बन पाई, तो इन्होंने स्टेट मतलब सेंटर ने फिर एक कंसेंसस बनाने की कि भाई पैसा तो देना है आपको, एस्टीमेट भी है उसका, तो उन्होंने कहा कि भाई हम एक आपको कंपनसेशन सेस लगाएंगे, और वो कंपनसेशन इज टू बी सेस इज टू बी लेविड बाय द सेंटर एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर टू कंपनसेट द स्टेट्स। अब इसमें एक बड़ी चीज निकल के आई, वो कहते हैं यार इस सेस का पंगा क्यों कर दिया आपने, आप अपना शेयर ऑफ टैक्स ही बढ़ा लो भाई, इंस्टेड ऑफ दिस सेस तो इसका शेयर ऑफ टैक्स ही बढ़ा लो। तो उन्होंने कहा यार अगर सेंटर कोई टैक्स कलेक्ट करता है, उसका तकरीबन 60 मोर देन 70% तो डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टेट्स में, फिर उसके पास सेंटर में बचता है, और फिर उसमें से निकाल के उसको स्टेट्स को देना पड़ता। तो कहते हैं अगर 50,000 करोड़ रुपए को अगर मैंने थ्रू एडिशनल टैक्सेस के थ्रू लेना है, तो मेरे को कम से कम 1.25 लाख करोड़ रुपए कलेक्ट करने पड़ेंगे, मोर देन दैट, और फिर मेरे को ये 50,000 करोड़ रुपए बचा पाऊंगा मैं, क्योंकि जो भी टैक्सेस इज बीइंग कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वो उनको स्टेट्स को बांटने होते हैं। तो उन्होंने कहा, और सेस के लिए क्या होता है कि एक बार सेस इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, तो उसका इंपैक्ट वहां नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अगर सेस लगा दिया 5 साल के लिए, जब तक कंपनसेट करेंगे वहां के लिए, और देखो स्टेट्स ने कहा अगर आपने सेस लगाया और कंपनसेशन नहीं देना पड़ा तो क्या करोगे आप इस सेस का, अपने पास तो ना रखोगे भाई। उनको तो हर स्टेट पे ये लग रहा है कि कहीं पता लगा कि पहले तो कह रहे हैं भाई अगर शॉर्टफॉल पड़ा तो हमें कंपनसेशन दो, अब उसने कहा कंपनसेशन के लिए ये सेस लगा रहे हैं हम आपको, तो बोले अगर कंपनसेशन नहीं देना पड़ा तो क्या करोगे, भैया बांट देंगे तुम्हें, अपने पास नहीं रखेंगे। तो ये सेस का मामला, सेस का सिस्टम ये था, और ये कंपनसेशन सेस बिल यही है। मेरा एक टॉपिक डिस्कस हो गया इसमें सेस के क्वेश्चन में। और कोई क्वेरी किसी की अभी तक बताएं। Additional cess on No cess, SGST. no government is empowered to levy cess in the present regime, in this GST regime. No government is empowered without the authority of the GST Council. नहीं, कस्टम ड्यूटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स एज सच, क्योंकि वो एक इंटर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए स्पेसिफिक ड्यूटी है, जस्ट टू मेंटेन दी कोई एंटी मतलब उसको मैनेज करने के लिए कि भाई कोई बंदा यहाँ, वो सेंटर की राइट है और वो इसमें सब्सिट्यूट नहीं हो रही है कस्टम। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द जीएसटी, सेंटर मतलब कस्टम ड्यूटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द जीएसटी। और कोई इशू, कोई इसी तरीके की कोई बातें कोई मन में आ रही हो कि भाई जीएसटी का मतलब इसी इंट्रोडक्टरी पार्ट से रिलेटेड कोई चीज हो। सो वैसे भी हाँ, यस बताएं। Compensation cess is over and above the GST rates. Over and above the GST rate is to be levied on the luxury goods only. हाँ, तो we have power कि जो हम सनवेट या जो कस्टम के ऊपर हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, एक्साइज या अदर चार्जेस, तो उसको हम एक्साइज के अंदर उसका कुछ पार्ट हम एडजस्ट कर देते हैं अपने। अब एक्साइज इज कन्वर्टिंग जीएसटी, हाँ, तो इस टाइम पे अगर हम कस्टम के अंदर जो पे करेंगे टैक्सेस, हाँ, तो वो तो प्रॉपर आपकी कॉस्ट में ऐड हो रहा है, उसका वो कोई कॉस्ट benefit में नहीं ऐड मिल होगा। अभी भी शायद, अभी भी कहाँ ऐड कर रहा। कुछ पार्ट मिलता है उसका भी, नहीं, वो तो कुछ एडिशनल का नहीं मिलता, दूसरा मिलता है। हाँ, वो जो स्पेशल सेसेस, देखो बेसिक कस्टम ड्यूटी का कोई पार्ट सैनिवेटेबल नहीं है आज भी। बेसिक कस्टम ड्यूटी का देयर इज नथिंग सैनिवेटेबल आज भी किसी के लिए, क्योंकि वो तो एक बार इंडिया में गुड्स लैंड हो गए तो वो पे करनी है, और कस्टम ड्यूटी वैल्यूएशन रूल अलग से हैं। अगर एज एन एक्साइज इंपोर्टर में रजिस्ट्रेशन है तो वो कुछ स्पेशल सेसेस होंगे, वो मिलते होंगे, बट बेसिक एक्साइज बेसिक कस्टम ड्यूटी का नहीं मिलेगा ना, जीएसटी में नहीं मिलेगा वो। है जी, सीबीडी का तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, सीबीडी तो एनी हाउ अब जीएसटी आने के बाद में सब्स्टिट्यूट होगी ना इसमें, सीबीडी तो सब्स्टिट्यूट होगी ना इसमें, अब कोई इशू नहीं है। तो फ्रेंड्स नाउ चलें जीएसटी की ओर। जीएसटी के तरफ जाने से पहले हमने एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को टच किया था
कि देयर इज अ नीड टू अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, और इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की वजह से ही जीएसटी बिल कम से कम 10 साल लेट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की वजह से ही हुआ है। और वो अभी भी जब 2015 में उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डाला था, उसमें बहुत ही जबरदस्त बहस पार्लियामेंट में हुई थी। इफ समबडी, मेरे को ऐसा लगता है कि आपने यूट्यूब पे वो देखनी चाहिए वो डिस्कशन जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे हुई थी। दैट विल गिव यू एन इनसाइट कि भाई ऐसा क्या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बिल में डाल दिया कि स्टेट्स को इतना नागवारा हो रहा था, या बाकी लोगों को इतना, कांग्रेस को इतना नागवारा हो रहा था। पी चिदम्बरम इज द मोस्ट क्रिटिक ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और उन्होंने कहा था कि भाई यहां से तो पास करा लोगे, राज्यसभा में क्या करोगे। तो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में जो डिस्कशन हुआ उसके लिए सरकार को वर्चुअली वैगिंग करनी पड़ी। जो अदर पार्टीज हैं उनके सामने वाकई हाथ जोड़ने पड़े कि भाई फॉर द गॉड सेक लेट इट बी पास। इतने कंप्रोमाइजेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हैं इसके लिए कि भाई किसी तरीके से राज्यसभा में, बिकॉज दे डू नॉट हैव द मेजॉरिटी इन राज्यसभा, तो उनको काफी इसके लिए एक जद्दोजहद करनी पड़ी। तो मैं सिर्फ एक सिंपल एक टच अपॉन करूंगा इसको, जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स कि भाई क्या चेंजेस हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो, अभी जब हमने पहले डिस्कशन किया था, इन आवर प्रीवियस डिस्कशन, हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट पावर्स हैं। टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को सेपरेट पावर है, स्टेट गवर्नमेंट को सेपरेट पावर है गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स करने के लिए, और एक कॉन्करेंट लिस्ट है जिसपे दोनों को पावर है। तो अगर इस तरीके की पावर रहती तो ऑब्वियसली हम एक जीएसटी की तरफ, ऐसे जीएसटी की तरफ जा रहे हैं कि जिसमें हम कह रहे हैं कि भाई जीएसटी विल बी लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट बोथ कॉन्करेंटली ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका मतलब जहां जहां ये यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, इन सबको इन सब के लिए एक प्रावधान हमें ऐसा करना पड़ेगा कि जहां जहां ये पुरानी पावर्स मिली हुई थी उन पावर को अमेंड करना पड़ेगा, या रिपील करना पड़ेगा, या अमेंड करना पड़ेगा। एडिशनल डालना पड़ेगा, या रिपील करना पड़ेगा, या मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो जो कुछ आर्टिकल्स जो 246 में एक पावर 27 अंकल तो 246 आर्टिकल 246 एक आर्टिकल है, उसमें 246 ए इंट्रोड्यूस किया। एक नया, इन्होंने 3 नए आर्टिकल्स डाले कॉन्स्टिट्यूशन में, 246 ए, 269 कैपिटल ए एंड 279 कैपिटल ए। तो ये जो 246 है बेसिकली ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ पावर टू लेवी टैक्सेस। कौन कौन से टैक्सेस? कि भाई जो यूनियन लिस्ट में लगे हुए हैं वो वाले टैक्सेस वो लेवी करेंगे। तो अब इन्होंने एक नया सेक्शन डाल दिया, उस सेक्शन को रोक के, उस आर्टिकल को रोक के, तो इसने प्रोवाइड दैट द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स shall have powers to make laws with respect to GST imposed by union and by such states. However, the parliament shall have exclusive powers to make laws with regard to GST where the supply of goods and services or both takes place in the course of interstate trade and commerce. तो यहां इन्होंने बेसिकली दो बात लिखी। एक तो इन्होंने ये कहा कि भाई इस आर्टिकल 246 में पावर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी लेवी करने का, दोनों को। और एक पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिवली कि अगर कोई भी टैक्स इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन पे कोई टैक्स लगता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ पावर टू लेवी एंड कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द स्टेट्स। सेम 269 कैपिटल आर्टिकल 269
कैपिटल ए में भी उन्होंने ये एक स्पेसिफिक किया कि वहां तो 246 में तो उन्होंने कह दिया भाई जीएसटी लगेगा, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल हैज अ पावर टू लेवी टैक्सेस जीएसटी। 269 में ए में ये कह दिया कि जो तीन इवेंट्स उन्होंने बताई कि अदर, एक तो हो गया इंट्रा स्टेट, सेम स्टेट वाला पार्ट हो गया, एक हो गया अदर देन इंट्रा स्टेट। अदर देन इंट्रा स्टेट क्या क्या चीजें हो सकती हैं? एक तो इंटर स्टेट हो सकता है और एक होता है इंपोर्ट हो सकता है, इंपोर्ट को भी और एक्सपोर्ट को भी। तो ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, भाई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को सेंट्रल को पावर है, क्योंकि दीज आर दी थिंग्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। क्या चीज इंपोर्ट करनी है, कितना एक्सपोर्ट करना है, कब करना है, कैसे करना है, और प्लस दूसरी बात कि किस तरीके से स्टेट इसको डिवाइड करना चाहिए। तो अगर इन सारे स्टेट्स को ये पावर इंटर स्टेट की उनकी दे दी जाती, तो हु विल डिसाइड, हु विल प्ले रोल ऑफ द मॉनिटर, और इनको कैसे करता है, तो वो पावर्स इन्होंने अपने पास रखी हैं। 279 कैपिटल ए में उन्होंने कहा कि भाई ये बन तो गया, लेकिन इसको एडमिनिस्टर, मतलब किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसके लिए इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई जो हमने काफी बार रेफर की थी, जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल को इन्होंने राइट दिए, इसमें भी काफी डिस्कशन हुआ था कि जीएसटी काउंसिल इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द सेंटर एज वेल एज द स्टेट्स। तो उन्होंने कहा भाई हमारा कितना होगा, तुम्हारा कितना होगा, तो वोटिंग राइट्स डिफाइन हुए। सॉरी, वोटिंग राइट में बताया गया कि मतलब वोट कास्ट का 1/3% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा एंड 2/3% कंसोलिडेटेड सारे स्टेट्स के पास होगा, और जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो 3/4 मेजोरिटी के साथ लिए जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप में कोई डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि ही हैज अ वोटिंग पावर अप टू ओनली 1/3, और 3/4 से अगर डिसीजन होंगे तो इस मैक्सिमम स्टेट्स को इसमें ज्वाइन करना पड़ेगा, देन ओनली दे कैन मेक अ लॉ। और उसको कहा कि जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होता है, उसके 60 डेज के अंदर अंदर उनको जीएसटी काउंसिल बनानी पड़ेगी। प्रेसिडेंट विल नॉमिनेट द जीएसटी काउंसिल, एंड वो जीएसटी काउंसिल की पावर्स एंड ड्यूटीज उन्होंने डिफाइन कर दी कि क्या क्या पावर्स एंड ड्यूटीज है। तो फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल की आपको एक बार ये जरूर देखने का जरूर है कि भाई जीएसटी काउंसिल जो बनी है उसकी क्या पावर्स हैं और क्या ड्यूटीज हैं। 3 चीजें मैंने आपको बताई कि जीएसटी काउंसिल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 1/3 वोटिंग राइट का सेंटर के पास है, 2/3 स्टेट्स के पास है। जो भी डिसीजन पास होगा वो 3/4 मेजोरिटी से पास होगा। मिनिमम कोरम 1.5 चाहिए, तो मतलब हाफ चाहिए, तो तब ओनली वो कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये जीएसटी काउंसिल काम क्या क्या करेगी जीएसटी काउंसिल, कि जीएसटी काउंसिल विल रिकमेंड दी लॉ, व्हाट दी जीएसटी लॉ वुड बी लाइक। तो अभी जितना भी जो भी आप कह रहे हैं कि जो भी जीएसटी काउंसिल, जैसे ही हमारा 16 सितंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हुआ, इमीडिएटली विद इन 10 डेज जीएसटी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया, और अभी तक जीएसटी काउंसिल की मतलब करीब 8-6-7 महीने के अंदर अंदर 13 मीटिंग हो गई हैं। एंड सी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, union finance ministers, officers from the states, officers from the center, and there's a huge number of people in the GST council. In spite of this, every 15 days there is a meeting of the GST council. The type of the law, I have not seen any law to be formed in such a fast fashion. तो जिस तरीके से उन्होंने लग के जीएसटी काउंसिल के लिए काम किया है, इसमें डिमोनेटाइजेशन भी आ गया बीच में। फाइनेंस मिनिस्टर को डिमोनेटाइजेशन पे भी प्राइम मिनिस्टर को कितना काम करना पड़ा, लेकिन स्टिल दे आर वर्किंग। कल पता लगा कुछ करना है, कल कुछ करना है, और उसके बाद में फिर अगले दिन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे मतलब दे हैव वर्क राउंड द क्लॉक एंड ड्राफ्टेड ऑल द लॉज, अप्रूव्ड ऑल द लॉज, रूल्स, पुट प्लेस इनटू द पार्लियामेंट एंड गेट इट पास्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट। सो दिस इज द रोल ऑफ द जीएसटी काउंसिल। एक इशू मैं यहां थोड़ा सा रेज करना चाहूंगा, जस्ट फॉर अ थॉट प्रोवोकेशन के लिए, कि अभी हमने देखा कि भाई जीएसटी काउंसिल का जो रोल है दैट इज एन रिकमेंडेटरी रोल। ऑब्वियसली जीएसटी काउंसिल कैन नॉट टेक द रोल ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबलीज। रेट लॉ कौन रिकमेंड करेगा? जीएसटी काउंसिल। ऑब्वियसली लॉ रिकमेंड हो गया, और लॉ रिकमेंडेशन के बाद में सारे स्टेट्स ने और पार्लियामेंट्स ने उसको, मतलब पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया, स्टेट असेंबलीज एज इट इज पास कर देंगे, ऐसा सोचा जाता है, क्योंकि दैट हैज बीन डिफाइंड, दैट हैज बीन अंडरस्टैंडेबल।
लेकिन कल को उस सिचुएशन में क्या होगा, कभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि कल को एक स्टेट असेंबली ये कहती है कि भाई ये जो कॉटन है, इस कॉटन पे आपने रेट दे रखा है 12% का, और मेरे स्टेट में कॉटन का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, मैं इस कॉटन को 0 रेट करूंगी, मतलब 0 रेट करना है या मैंने 5% करना है, और जीएसटी काउंसिल ने रेट रिकमेंड किया 12%। तो उस तरीके के डिस्प्यूट में क्या होगा? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पावर है इस तरीके की कि वो स्टेट को, स्टेट असेंबली को ऐसा ना करने दे? किसी का मतलब कभी किसी ने सोचा ये क्वेश्चन, मतलब जीएसटी के बारे में है? ऐसा है सर, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, क्योंकि कुछ जैसे महाराष्ट्र वगैरह में जो पार्टिकुलरली कुछ चीज़ है जो वहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज में वो जानना चाहते कहाँ हैं। लिखा है? कहाँ लिखा है? ये डिस्कशन था सर, मतलब डिस्कशन पॉइंट पे चला मतलब था। अभी कहीं पब्लिक डोमेन में पब्लिक डोमेन में नहीं है, ये डिस्कशन पे है। एज ए लॉ कोई बात नहीं है। नहीं है सर। देखो अभी तक हमारे पास पब्लिक डोमेन में 2 इनेक्टेड डॉक्यूमेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस एक्ट, नो वेयर इट इज रिटन। यस सर, ये क्वेश्चन उठ रहा था कि ये बेसिक नेसेसिटीज का जो रेट आ रहा था, तो बेसिक नेसेसिटीज क्या स्टेट वाइज डिसाइड होगा क्या कुछ चीज़ों के लिए? तो वो था डिस्कशन, बट अभी कहीं पे ये मेंशन नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, डिस्कस हुआ है। ये एक्चुअली क्या है, ये डिस्कशन का पार्ट था। मैं यही कह रहा हूं कि अभी तक जो भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में हैं, वहां ये क्वेश्चन एड्रेस नहीं हुआ है। तो ये क्वेश्चन एक पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन पूछा गया था फाइनेंस मिनिस्टर से कि भाई व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट असेंबलीज, व्हाट इज द रोल ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन यू से कि जीएसटी काउंसिल ने कर दिया, आप भी कर दो, देन व्हाई वी आर स्टैंडिंग ओवर हियर? हमें चले जाना चाहिए। मतलब दिस वाज ए क्वेश्चन रेज्ड बाय द लीडर ऑफ अपोजिशन। कहते भाई आप इतनी जल्दी जल्दी आके बोल रहे हो कि भाई ये लॉ बना दिया, जीएसटी काउंसिल ने बना दिया, अब आपने कुछ नहीं करना, इसमें कोई डिस्कशन नहीं करना, इसको पास कर दो। स्टेट असेंबलीज में भी आप यही मान के चल रहे हो कि भाई जाएगा और पास हो जाएगा। तो भाई व्हाट इज आवर रोल? तो उस पर फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब दिया था, जो पब्लिक डोमेन में बात है, जो हम यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। उन्होंने ये कहा था कि भाई ये जो टैक्स है, ये हम आम सहमति से, अभी तक जितनी भी मीटिंग जीएसटी काउंसिल की हुई हैं वो कंसेंसस से हुई हैं, आम सहमति से हुई हैं, कोई वोटिंग पावर नहीं यूज हुई इसमें। तो प्रैक्टिकली मॉरली हमने जो भी पास किया है जीएसटी काउंसिल में, वो 100% कंसेंसस से किया है। तो जब स्टेट असेंबलीज के रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ हैं, पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ हैं, तो आई नो कि देयर इज अ रोल फॉर द स्टेट असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट, बट मॉरली और वी कैन से कि दे हैव द सुप्रीम पावर, पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबलीज हैज द सुप्रीम पावर, but for the sake of implementation of this tax we will not go against this. So this is something which has been laid down like this fashion. तो अभी आज की डेट में कोई ऐसी बाइंडिंग पावर्स नहीं है। कल को पता लगा कुछ झगड़े होते हैं आपस में, ममता जी बिखर जाती हैं या रूठ जाती हैं, अभी भी वो कह रही है 90% को मैं नहीं, मतलब 10% को मैं नहीं मानती। तो इस तरीके की चीजें हो सकती है, लेकिन सोशल पुल्स एंड प्रेशर्स लगाए जा सकते हैं। जैसे एक बार जब जीएसटी में बाकी सारे स्टेट्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो एक बार हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया था भाई नथिंग डूइंग, यार कोई दिक्कत नहीं, जिसने करना है करो, जिसने नहीं करना है नहीं करो, जो करेंगे हम उनके साथ चल पड़ेंगे। तो एकदम से लोगों के विचार, लोगों की धाराएं, लोगों की सोच चेंज हो गई थी कि कल को ये सारे लोग तो जीएसटी में हैं और हम जीएसटी में नहीं है, तो हमें, हमारे पास कैस्केडिंग रहेगा, हमारे पास प्रॉब्लम्स रहेंगी। और इस तरीके से सारे लोग धीरे धीरे करके, मुलायम सिंह और ये सारे लोग साथ में आगे थे, पर्टिकुलरली तमिलनाडु के साथ में। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट के लेवल पे डिस्कशन में जा रही हैं। और जब ये पता लगता है कि एक हॉल में अगर 90 आदमी, 99 आदमी एक तरफ हो गए, अगर एक आदमी कहीं है 1%, तो वो कहता है यार साथ चल लो, नहीं तो नाव निकल जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके के डिस्कशन पे चल रहा है। तो मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इस तरीके के चेंजेस हुए हैं जिसमें ये पावर दिए हैं। अब हम आते हैं, ये जो कंसेप्ट है ड्यूअल जीएसटी का कंसेप्ट है, और वन मार्केट क्रिएशन के लिए सीएसटी हटा दिया, आईजीएसटी लेके आए हैं। तो क्या आईजीएसटी कोई एक्ट
कोई कोई टैक्स है क्या? भाई सीएसटी सीजीएसटी के बारे में हमें पता है कि दिस इज एन जीएसटी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर, एसजीएसटी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट्स. व्हाट इज दिस आईजीएसटी ऑल अबाउट फ्रेंड्स? कि अदर देन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस को जब हम डील करेंगे, जो पहले सीएसटी के थ्रू हुआ करते थे, तो उन ट्रांजैक्शन को कैसे डील करें. हमने जीएसटी के बारे में सुना होगा कि इसको हम कहते हैं कि कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स. सुना है ना? कंजम्पशन, जीएसटी को कहते हैं कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन टैक्स. तो कहीं लॉ में लिखा हुआ है भाई, कोई प्रोविजन है इससे रिलेटेड? कहां लिखा हुआ है ये पूरे लॉ में, जीएसटी लॉ में? फ्रेंड्स, स्पेसिफिकली इट इज नॉट रिटन एनीवेयर. लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ ये. लेकिन जो लॉ में ये लिखा हुआ है कि भाई जब इसकी लेवी होगी, तो लेवी के टाइम पे कौन सा ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट होगा, मतलब कौन सा ट्रांजैक्शन इंट्रास्टेट होगा. इंट्रास्टेट तो बड़ी इजी है. सेम स्टेट में अगर कोई चीज ओरिजिनेट हो रही है और उसी स्टेट में कंज्यूम हो गई, हम टेक्निकल डेफिनेशन पे आएंगे. और अगर कोई चीज ओरिजिनेट कहीं से हो रही है, यानी कि सप्लायर एक स्टेट में और कंजम्पशन कहां हो रहा है, दूसरे स्टेट में, तो हमने इसमें कहा है कि आईजीएसटी में इन्होंने आईजीएसटी इज नथिंग बट इट इज अ सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. तो आईजीएसटी को एक मैकेनिज्म बनाया है इन्होंने, और उस मैकेनिज्म के थ्रू टैक्स को पास करने के लिए, टैक्स को ट्रेवल करवाने के लिए, और ट्रेवल उस लेवल तक करवाने के लिए कि जहां फाइनली कंज्यूम हो वो टैक्स उस स्टेट गवर्नमेंट को लैंड हो जाए, स्टेट का शेयर उस स्टेट गवर्नमेंट को लैंड हो जाए. वो उन्होंने इस आईजीएसटी का कंसेप्ट निकाला है. और वो कहां लिखा हुआ है हमारे एक्ट में प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रूल्स हैं. वहां वो बताता है कि अगर लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई is in the different states, then it is an interstate supply. तो प्लेस ऑफ प्रोविजन कहां होगा? प्लेस ऑफ प्रोविजन के जो रूल बने हुए हैं उनमें लिखा हुआ है, उनमें वो रूल जिस तरीके से फ्रेम्ड हैं, उसमें ये कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है. स्पेसिफिकली कहीं नहीं लिखा हुआ. जब हम अपने फोर्थकमिंग सेशन में इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहां हमें पता लगेगा कि भाई ये कंसेप्ट इस तरीके से है. अभी इसको हम ये मान लेते हैं कि दिस इज एन डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स. उसके बेसिस पे आईजीएसटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. सो आईजीएसटी, जैसे मैंने कहा, आईजीएसटी इज नथिंग बट अ सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. तो अब अगर कोई ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट हुआ है या सप्लायर की लोकेशन अगर हरियाणा में है, अगर मैं एक रियल टाइम एग्जांपल ले लेता हूं, नॉट अ फिक्टिशियस एग्जांपल. अगर मारुति अगर कोई कार सेल करती है, तो वो अगर हरियाणा में सेल करती है डीलर को, तो ऑब्वियसली वो हरियाणा में ही सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा देगा मारुति. और जब हरियाणा का डीलर अगर हरियाणा के ही किसी कस्टमर को बेचता है तो वो भी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगा देगा, क्योंकि इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें. और ऑब्वियसली वैल्यू एडिशन टैक्स के बेसिस पे उसका क्रेडिट ले लेंगे. ठीक है ना? एग्जाम्पल की फिगर बताऊं, अगर एक मेरी कार 10 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की कार है, अगर वो मारुति के गोडाउन, मारुति की फैक्ट्री से निकलती है, डीलर के पास जाती है, अगर हम 10% सीजीएसटी का रेट मान लेते हैं, 10% एसजीएसटी का रेट मान लेते हैं, तो 10% सीजीएसटी 10% एसजीएसटी लग के वो डीलर के पास पहुंच जाएगी. अब डीलर के पास उसकी लैंडिंग कॉस्ट कितनी हो गई? 1 लाख बेसिक प्राइस हो गया और 10% सीजीएसटी हो गया, 10% एसजीएसटी हो गया. अब डीलर उसको कस्टमर को बेच देता है 1,20,000 पे, बेसिक प्राइस का मतलब 20,000 रुपए मार्जिन पे. तो 20,000 रुपए मार्जिन पे जब बेचेगा वो, तो उसकी सेल प्राइस हो गया 1,20,000. 1,20,000 पे 10% सीजीएसटी 12,000 और 10% एसजीएसटी 12,000 लगाएगा. सो वो डीलर कितना टैक्स पे करेगा? सीजीएसटी पे करेगा 2,000 आफ्टर टेकिंग क्रेडिट ऑफ 10,000, है ना? और एसजीएसटी पे करेगा 2,000 आफ्टर टेकिंग क्रेडिट ऑफ 10,000.
तो गवर्नमेंट के पास कितना मिल गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में 12,000 चला गया, 10,000 मारुति ने दे दिया, 2,000 डीलर ने दे दिया। आर यू विद मी? और स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना चला गया? सिर्फ 12,000 किसके पास गया? हरियाणा गवर्नमेंट के पास, तो हरियाणा स्टेट्स के पास। तो अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कि अगर मारुति ने अगर कोई गुड्स डीलर को हरियाणा में ना बेच के, चलो एक पहले दूसरा लेते हैं कि अगर कोई एक यूपी का कस्टमर अगर हरियाणा में आके उस डीलर से माल खरीदता है, क्योंकि मारुति तो डायरेक्ट बेचती नहीं है, तो डीलर क्या करेगा भाई? जब वो कार लेने आया उसने कहा भाई मेरी कार को तुम आप वहां डिलीवर कर दो यूपी में, या वो कार लेने वहां आ गया। अब हमारे पास में अभी मैं थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इसको प्लेस ऑफ प्रोविजन के साथ में लेंगे, लेकिन मैं एक सिंपल बढ़ाता हूं, क्योंकि इसमें क्या है कि अगर दूसरे स्टेट का डीलर मेरे स्टेट में आ रहा है कार लेने के लिए, तो डिलीवरी मेरे को कहां मिल रही है? हरियाणा में। तो हरियाणा का डीलर फिर दोबारा वही सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा के दे देगा, क्योंकि वो डिलीवरी वहीं कर रहा है, उसको नहीं पता कस्टमर कहां का है, उसको नहीं पता। अगर मैं ये कहता हूं अगर कोई डीलर यूपी का डीलर अगर उस डीलर के पास में आता है या डायरेक्ट कंपनी के पास में आता है, मैं डीलर की बात करता हूं, डीलर के पास में आता है, तो डीलर क्या टैक्स लगाएगा? कौन सा टैक्स लगाएगा? क्यों लगाएगा आईजीएसटी? B2B सेल है, B2B सेल है, सामने वाला कंज्यूम नहीं कर रहा, सामने वाला इसको फर्दर सेल करेगा। एक बात तो ये हो गई, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में सीजीएसटी मतलब सी और एस नहीं लगेगा, आई लगेगा। क्यों लगेगा आई? प्रिंसिपल ये है कि जहां जिस स्टेट में कार जा रही है कंज्यूम होने के लिए, अभी हमें पता नहीं अल्टीमेट कंज्यूम कहां होगी, अभी हम वही मानेंगे कि जहां जा रही है, तो वो अगर आई लगाएगा तो आई को बैकएंड पे क्या करेंगे? आई को बैकएंड पे ले जाके वो उस स्टेट पे जाके लैंड कर देंगे जिस स्टेट में वो सप्लाई हो रही है। तो जो यूपी का डीलर है उसके पास में इनपुट टैक्स क्या होगा? आईजीएसटी। और अगर वो अपने स्टेट में बेचेगा तो उसका आउटपुट टैक्स क्या होगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो क्या मैं उस सीजीएसटी आउटपुट टैक्स को, क्या मैं इनपुट टैक्स आईजीएसटी से क्रेडिट ले सकता हूं? कैसे ले सकता हूं भाई? आईजीएसटी तो स्टेट ने लगाया है, आईजीएसटी तो सेंटर ने लगाया है, एंड सीजीएसटी भी सेंटर ने लगाया है, तो स्टेट का कैसे क्रेडिट ले लूंगा मैं? इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है ये कि जो आईजीएसटी का जो मूवमेंट है वो सेंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेंटर ये इंश्योर करे कि जिस स्टेट में वो कंज्यूम हो या कंजम्पशन होने के लिए जाए तो उस स्टेट में वो ट्रांसफर कर दे उसको। तो अपने इसी एग्जाम्पल में जो हमने अभी लिया था कि 10,000 वाला लिया था, और वो 10,000 का अगर वो 1,20,000 का फॉर एग्जाम्पल कार ना होके कोई दूसरी चीज होती, अगर वो यूपी डीलर को बेच देता है 1,20,000 में, तो वो 20% क्या लगा रहा है? आईजीएसटी। तो उसके पास इनपुट क्रेडिट 24,000 हो गया आईजीएसटी का। और अगर वो उस पर 1.5 लाख में बेच रहा है फॉर एग्जाम्पल उस आर्टिकल को, तो उसके पास में आउटपुट टैक्स क्या हो गया? 15,000 हो गया सीजीएसटी एंड 15,000 हो गया आईजीएसटी। तो अब वो आईजीएसटी के अगेंस्ट में अगर आईजीएसटी इनपुट है तो आपकी आउटपुट लायबिलिटी अगर आईजीएसटी है तो पहले वो सेटल होगी, मतलब प्रीफरेंस में दिया है उन्होंने, और उसके बाद में फिर सीजीएसटी एडजस्ट होगी, और उसके बाद में फिर एसजीएसटी इंप्लीमेंट मतलब सेट ऑफ होगी इनपुट और आउटपुट के केस में। तो वो डीलर जो यूपी वाला डीलर क्या करेगा? वो सबसे पहले, क्योंकि उसके पास आईजीएसटी का आउटपुट तो है नहीं, उसके पास में आउटपुट किस चीज का है? सीजीएसटी का 15 रुपए है, तो वो उस 24,000 को 24,000 में से 15,000 तो इसके एडजस्ट कर लेगा, तो बाकी कितना बच गया? 8,000। 8,000 में 15,000 की जो लायबिलिटी स्टेट की थी, तो वो 8,000 वो एडजस्ट करके यूपी का डीलर 7,000 यूपी स्टेट को दे देगा, ठीक है ना? तो 7,000 तो उस डीलर ने दे दिए यूपी स्टेट वाले ने, और आईजीएसटी से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 8,000 एडजस्ट किए थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको दे दिए, 15 उसके जो अपने थे वो उसने अपने पास रख लिए।
मतलब जो 30,015 जो 30,000 का जो CGST वाला पार्ट था वो सेंट्रल के पास रह गया। तो मतलब IGST इज नॉट अ टैक्स, इट इज अ मीडियम ऑफ ट्रेवलिंग दैट टैक्स। जो टैक्स ट्रेवल हो रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, उसको उस स्टेट में लैंड करने का माध्यम है जिस स्टेट में फाइनल कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, गॉट दिस कंसेप्ट? तो हाँ बताएं। हम्म 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 अभी इस क्वेश्चन पे मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। मैं एक बार थोड़ा सा बाद में आऊंगा इस क्वेश्चन पे। मतलब कहाँ कौन सी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जब एक टैक्स की फुल क्रेडिबिलिटी नहीं मिलेगी, इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो हम मेनली कवर करेंगे अपने आईटीसी वाले उस सेक्शन में। अभी यहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव अपने इस फोरम पे कंसेप्ट ऑफ आईजीएसटी को डिस्कस करना था कि आईजीएसटी एज अ कंसेप्ट है क्या है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो वी कैन डेफिनेटली एड्रेस इट। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो हम एक एग्जांपल को आगे भी बढ़ा सकते हैं और सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं कि मानो यूपी से ही अगर वो गुड्स अगर कहीं दूसरे स्टेट में, मानो यूपी से निकल के वो राजस्थान में जा रहा है गुड्स, तो यूपी के डीलर को भी आईजीएसटी मिला था। और जब यूपी का डीलर अगर राजस्थान में बेचेगा उस गुड्स को तो वो भी आईजीएसटी चार्ज करेगा। मानो 1.5 लाख का बेचता है तो 30,000 रुपये आईजीएसटी चार्ज करेगा वो। तो वो क्या करेगा, आईजीएसटी 30,000 माइनस 24,000, 6,000 पे कर देगा। तो गवर्नमेंट को अभी तक कितना मिल गया, 24,000 तो एक आईजीएसटी मिल गया, 6,000 एक आईजीएसटी मिल गया। अब राजस्थान में पहुंच गए हम। अगर राजस्थान में वो वहीं कस्टमर को लैंड कर जाएगा तो राजस्थान वाले डीलर के पास में 30,000 रुपये आईजीएसटी के हैं, जिसमें अगर वो उसको मानो पूरा 1.5 लाख पे बेच देता है, कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं लेता, तो वो सीजीएसटी और आईजीएसटी 15,000 हो जाएंगे वहां। तो वो दोनों को एडजस्ट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, 15,000 तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आईजीएसटी एस सीजीएसटी चले जाएंगे, है ना। और स्टेट राजस्थान गवर्नमेंट के पास में आईजीएसटी एस एसजीएसटी ट्रांसफर हो जाएगा। सो दिस कंसेप्ट, यस। ये एज अ एडमिन पार्ट है, ललित जी कह रहे हैं बिल्कुल एडमिन पार्ट है। इसमें जो आपने कहा बिल्कुल एडमिन पार्ट है, लेकिन जो अभी हम बात कर रहे हैं ये बैकएंड होगा। फ्रंट एंड पे यूजर्स को अगर इतनी सारी चीजें अगर पता होंगी, ये सीजीएसटी आईजीएसटी कैसे लगेगा, क्या लगेगा, उसमें तो इसमें तो जो हेल्प मिलेगी वो तो हमारे जो ईआरपी सिस्टम्स हैं, मतलब जो ईआरपी सिस्टम्स है, कपिल जी एक अभी डिस्कशन कर रहे थे मेरे साथ कि भाई ईआरपी में किस तरीके से हमने इनकॉर्पोरेट किया इन सारी चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे ईआरपी के पैकेजेस हैं वो उसी पर डील करते हैं। तो वो अभी बाहर डिस्कस कर रहे थे कि कस्टमर को कुछ नहीं पता लगेगा क्या हो रहा है। कस्टमर को तो ये पता लगेगा, कस्टमर को या डीलर को, कि जैसे बस देखो होगा कैसे मैकेनिज्म, देखो कि अगर कोई बंदा एज अ B2B ट्रांजेक्शन करके मेरे पास हरियाणा स्टेट में आ रहा है तो वो ऑब्वियसली मेरे को अपना टिन नंबर दे रहा है ना, मतलब यूपी का। तो यूपी का टिन नंबर जैसे ही डालूंगा तो पॉपअप हो जाएगा भाई आईजीएसटी लगना है इसका, और ये भी पता लग जाएगा डीलर रजिस्टर्ड है। अगर कस्टमर आ रहा है तो ऑब्वियसली ही डू नॉट हैव अ टिन नंबर, तो ऑब्वियसली आई विल पुट माई सीजीएसटी इन आईजीएसटी ऑफ दैट स्टेट। तो ये इस तरीके से बैकएंड पे वर्किंग रहेगी, बैकएंड पे वर्किंग रहेगी। इनविजिबल है सारा सर, कुछ नहीं दिखाई देगा। देखो सर, कंसाइनमेंट सेल बहुत सारी चीजें मैं अभी बता देता हूं कि बहुत सारी चीजें जीएसटी में वो अनलर्न करनी पड़ेंगी हमें। और सबसे पहली चीज जैसे आप कह रहे हो कंसाइनमेंट सेल, जैसे हम कहते हैं स्टॉक ट्रांसफर, जैसे हम कहते हैं सी फॉर्म, जैसे हम कहते हैं एफ फॉर्म, एच फॉर्म, ब्रांच ट्रांसफर, एरिया बेस्ड एग्जेम्पशंस, एक्सपोर्ट, ये जितने ईओयू, एसटीपीआई, एसईजेड के लिए स्पेशल बेनिफिट्स हैं। अभी एसईजेड को नहीं इंक्लूड करते हम इस कैटेगरी में, लेकिन ये सारे कंसेप्ट हमें छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि ऑल नहीं, कंसाइनमेंट सेल का कोई प्रॉब्लम, कंसाइनमेंट सेल का मतलब एजेंट और प्रिंसिपल की रिलेशनशिप होगी ना सर।
क्या प्रोविजन है बताओ? मैं ट्रेडर दिल्ली में हूँ, मेरा कस्टमर भी दिल्ली बेस है और एमपी में मेरे को सेल करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? तो मतलब अगर आपने एमपी में सेल करनी है तो वही वही अडॉप्ट करेंगे आप, इंटर स्टेट वाला प्रोसीजर? कंसाइनमेंट सेल कैसे करेंगे आप बताएं? वही वही मेरे भाई को कंसाइनमेंट सेल का बेसिक कंसेप्ट क्या है? एक प्रिंसिपल होगा, एक एजेंट होगा, यही कंसेप्ट है ना कंसाइनमेंट सेल का। अगर एजेंट और प्रिंसिपल की रिलेशनशिप अगर कहीं होगी तो वो लेवी में ही उन्होंने खत्म कर दी। उन्होंने कहा अगर कंसाइनमेंट और अगर एजेंट और प्रिंसिपल की रिलेशनशिप, दैट विल बी डीम्ड टू बी एन सप्लाई। लेकिन मेरा बिजनेस मॉडल ऐसा है कि मैं डायरेक्ट कस्टमर को एंटरटेन नहीं करता हूँ, हाँ, तो मैं क्या करूँगा? अगर आप डायरेक्ट कस्टमर को एंटरटेन नहीं करते, आप अपने डीलर्स को बेचो और डीलर्स कस्टमर्स को दे देगा, जैसे अभी मारुति करती है। भाई एक सप्लाई चेन वाली जो कंपनीज हैं, सप्लाई चेन वाली जैसे हिंदुस्तान लीवर है, जैसे कोका कोला है, वो लोग क्या करते हैं अभी सप्लाई चेन में, जब हम वो क्या करते हैं कि अभी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल डील कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब जैसे आपने कहा कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं तो कस्टमर्स को डील नहीं करता डायरेक्टली, मैं तो डीलर्स नेटवर्क के थ्रू जाता हूं। तो अभी मैं कंसाइनमेंट के थ्रू जाऊंगा, अब डीलर्स नेटवर्क के थ्रू जाऊंगा, तो इसमें कोई कंसाइनमेंट एजेंट वाला वो नहीं है। और अगर मैं सप्लाई चेन कंपनी हूं तो मैं क्या करता हूं, अभी तक मैं ब्रांच ट्रांसफर्स करता हूं डिफरेंट स्टेट्स में। अगर मेरा प्लांट है मानो उत्तरांचल उत्तराखंड में, तो अगर मैंने पूरे इंडिया में इस प्लांट से सप्लाई करनी है तो अभी मैं ब्रांच ट्रांसफर करता हूं डिपोट्स में, और डिपो से फिर ब्रांच ट्रांसफर करके उस सेल से उस स्टेट से। ये सारा मैकेनिज्म सीएसटी को मैनेज करने के लिए था सर। जब सीएसटी ही नहीं रहा तो फिर ये मैकेनिज्म की जरूरत ही नहीं है। ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट था, कंसाइनमेंट सेल थी, ये जो जितने भी मैकेनिज्म थे, ये जो जितने भी मैकेनिज्म, दैट इज ओनली टू अवॉइड और प्लान सीएसटी। सीएसटी पहले 5% हुआ करता था, लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए अपना ही सप्लाई चेन बनाने के लिए, अब जरूरत ही नहीं है। अब आगे जैसे जैसे हम फोर्थकमिंग सेशन में जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि हर चीज सप्लाई है, मतलब हर चीज मूवमेंट है हमारे गुड्स का। लेकिन हम और डिटेल में अपने फोर्थकमिंग सेशन में, जो हमारा सेशन रहेगा लेवी वाला, हम उसमें डिस्कस करेंगे इस इशू को और फर्दर। हाँ, वो हम उस कंसेप्ट पे आ रहे हैं। तो ये सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का कंसेप्ट क्लियर है? नहीं, जो रेट है ना 5, 12, 18, 40, दिस आर कंबाइंड रेट। ये अभी वो लोग बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कितना कितना लेगा, सर्विस पे कितना लेगा, गुड्स पे कितना लेगा, कौन से गुड्स पे कितना बनेगा। क्लबिंग होकर ठहरा पड़ेगा, अभी क्लबिंग होकर, अभी पब्लिक डोमेन में रेट्स क्या होंगे, किसका शेयर कितना होगा, वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। ठीक है सर? In case of an interstate sale, there is no revenue to the originating state or a producing state. There is no revenue. तभी तो हम कह रहे थे, मैडम मैं अब बताना चाहूँ, तभी तो हम कह रहे थे कि जो हरियाणा स्टेट में ऑफिसर बैठ के टैक्स कलेक्ट करेंगे, लेवी लगाएंगे, उसको एडमिनिस्टर करेंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि टैक्स कहाँ जाएगा। मोटिवेशन क्या होगा? भाई टैक्स तो कलेक्ट कर लिया हमने, और टैक्स घूमते घूमते गुजरात पहुंच गया। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें पता ही नहीं चलेगा स्टेट गवर्नमेंट्स को कि भाई ये हमने कलेक्ट तो किया था 10,000 करोड़, लेकिन रह तो 5,000 करोड़ गया हमारे पास। हाँ, टैक्स जमा कराओ, फोन नहीं आएंगे, बोले जहां मर्जी जमा करा दो। हाँ, और जमा ही क्यों करा दो। और जो टारगेट्स मिलेंगे ये पता नहीं कि वो टारगेट्स पूरे कैसे होंगे। पता लगा जैसे हमने तो टारगेट पूरा कर लिया, 1,000 करोड़ का लिया है, लेकिन पता लगा वो मूव करके चला गया यूपी में, तो योगी जी कह रहे हैं कि मजा आ गया। सर ये डीमोटिंग कभी नहीं होता। अगर ये डीमोटिंग होता तो हम एक्सपोर्ट जीरो रेटेड नहीं करते। अगर ये डीमोटिंग होता तो हम एक्सपोर्ट जीरो रेटेड नहीं करते। अब हर स्टेट अपने आप में एक कंट्री है। आप ये मानो कि हर स्टेट अपने आप में एक कंट्री है।
भाई मैन्युफैक्चरर हिमसेल्फ इज अ कंज्यूमर। अगर मैन्युफैक्चरर मानो जैसे राजेश जी बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर हिमसेल्फ इज अ कंज्यूमर, अगर वो भी तो बहुत सारा रॉ मटेरियल दूसरे स्टेट से लाके मैन्युफैक्चरिंग स्टेट में कंज्यूम करेगा ना। हाँ, जनरली क्या होता है सर कि एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि किसी भी स्टेट में प्रॉस्पेरिटी तब आती है कि जहां का एम्प्लॉयमेंट लेवल हायर होता है। तो एम्प्लॉयमेंट लेवल देखो, आज की डेट में अगर मैं एक पर कैपिटा कंजम्पशन की हरियाणा की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, गुजरात की बात करूं, तो इट इज ऑलवेज मच हायर देन द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ बिहार एंड यूपी। सो ये सारा इस तरीके से सबसाइड हो जाता है। और हमारे पास ये भी है कि आज हम एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरे कंट्रीज में जाके उनको कहते हैं भाई हमारे पास आओ, हम आपको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। और इसी तरीके से स्टेट एक दूसरे स्टेट को जाके कहेंगे कि भाई आप हमारे पास आओ, हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे, कोई टैक्स आपका, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यूटिलिटीज बढ़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, स्टेट्स की लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेंगे। सो दिस इज दे आर मोर कंसिडरेशन देन टैक्स। टैक्स तो आएगा ही आएगा। सो इस कंसेप्ट से आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो जीएसटी का है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द जीएसटी ऑल्सो, कि जीएसटी के लिए हर चीज के लिए सब्जेक्ट मैटर होता है। टैक्स के लिए जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, टैक्स के पर्पज से एक गवर्नमेंट हो गया, एक कस्टमर हो गया, इंटरमीडियरीज हो गए, बिजनेस एंटिटीज हो गए एंड कंसल्टेंट हो गए। लेकिन टैक्स ऑन व्हाट? भाई सब्जेक्ट मैटर तो होना ही चाहिए ना। तो वो गुड्स, जीएसटी ने बता दिया गुड्स एंड सर्विसेज। और गुड्स एंड सर्विसेज में हम यूनिफॉर्मिटी की बात